हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग समुद्र विज्ञान पढ़ रहे थे तो इसके अंतर्गत हम लोगों के 4 वीडियो कंप्लीट हो चुके थे, 4 वीडियो लेक्चर। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर तरंग एवं ज्वार भाटा जो है उस पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखी हैं, अगर वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट समुद्र विज्ञान के अंतर्गत वो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोग एक बार लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। तरंग एवं ज्वार भाटा, इसके अंतर्गत महासागरीय जल में 3 प्रकार की गतियां होती हैं। तरंगे, धाराएं एवं ज्वार भाटा, यानी महासागर में जल की जो गति होती है उसके 3 प्रकार हैं। फर्स्ट तरंग द्वारा, दूसरा धाराओं द्वारा और तीसरा ज्वार भाटा के द्वारा। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है। जो ये हवा होती है ये जल को ऊर्जा देती है, जिससे तरंगे उत्पन्न होती हैं। तरंगे वास्तव में ऊर्जा है जो महासागरीय सतह के आर पार गति करती है। तरंगे जो है वो वास्तव में अगर देखा जाए तो ऊर्जा का ही रूप है जो महासागरीय सतह के आर पार गति करती है। तरंगों में जल के कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। तरंगों में जो है जल के कण जो होते हैं वो छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु की उपस्थिति के कारण तरंगे महासागर में गति करती हैं तथा ऊर्जा तटरेखा पर निर्मुक्त होती है। तरंग का आकार एवं बल 3 कारकों पर निर्भर करता है। ये जो तरंगों का आकार होता है एवं इसका जो बल होता है वो 3 कारकों पर प्रमुख रूप से निर्भर करता है। वो 3 कारक कौन कौन से हैं? फर्स्ट, पवन की गति, दूसरा पवन की बहने की अवधि और तीसरा पवन के निर्वर्धन बहने की दूरी। पवन की गति, पवन के बहने की अवधि और पवन के निर्विघ्न बहने की दूरी। तरंगों की उत्पत्ति के पश्चात जो है स्थानांतरण केवल तरंग गति का होता है। जल के कण अपने स्थान पर बने रहते हैं। तरंगों की उत्पत्ति के पश्चात जो स्थानांतरण होता है वो केवल तरंग गति का होता है, जल का नहीं होता। जल के कण जो है वो अपने स्थान पर ही बने रहते हैं। ये फिगर है तटीय ड्रिफ्ट का। पेबुल, वैक्वास, पुलिन के इर्द गिर्द पदार्थों का जमाव, यह है पुलिन, ग्रोथन, किनारों को तरंगों का पहुंचना। तो ये हम लोग तरंगों के आकार को देख सकते हैं और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है पवन द्वारा उत्पन्न तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। और ये जो पवन द्वारा उत्पन्न होती हैं तरंगे, इनको 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार की होती हैं। पहला है सी में विभिन्न तरंगे, विभिन्न तरंग दैर्घ्य एवं दिशाओं वाली तरंग वालियां महासागर में एक साथ उत्पन्न हो जाती हैं। विभिन्न तरंग दैर्घ्य एवं दिशाओं वाली तरंग वालियां जो है वो महासागर में एक साथ उत्पन्न हो जाती हैं। इसके फलस्वरूप एक अनियमित एवं अस्त व्यस्त तरंगी प्रारूप का निर्माण हो जाता है, जिसे सी कहा जाता है। यानी तरंगों का अव्यवस्थित रूप से जो निर्माण होती है किसी भी दिशा में वो सारी चीजें मिलाकर उन्हें सी तरंग कहा जाता है। दूसरा है श्रेवेल। श्रेवेल जो है समुद्र की समतल सतह को उद्वेलित करने वाली वायु की चपेट से बाहर निकलने के पश्चात तरंगे एक समान ऊंचाई व आवर्त काल के साथ एक निश्चित रूप धारण कर लेती हैं। इन नियमित तरंगों को स्वेल या महातरंग कहा जाता है। जब तरंगे नियमित रूप से चल रही हो तो उसी तरंग को हम लोग स्वेल तरंग कहते हैं। और तीसरा है सर्फ तरंगों के बारे में हम लोग जानते हैं। तटीय क्षेत्रों में टूटती हुई तरंगों को सर्फ कहा जाता है। तरंग के टूटने के पश्चात जल की राशि जो है वो शोर मचाती हुई तट के ऊपर की ओर वेग से दौड़ती हुई प्रहार करती है। इसे श्वास कहते हैं। फिर यह समुद्र की ओर वापस लौट जाती है।
जिसे वैकवास कहा जाता है। श्वास मतलब तरंग के टूटने के पश्चात जो जल की राशि होती है वो शोर मचाती हुई तट के ऊपर की ओर वेग से दौड़ती हुई प्रहार करती है, तो इसे श्वास कहते हैं। फिर यह समुद्र की ओर जब वापस लौटती है, जिसे वैकवास कहा जाता है। महान तरंग जिसे रोलर कहा जाता है, महान तरंग जिसे रोलर कहा जाता है, कभी कभी उत्पन्न होती है। इनकी उत्पत्ति कुछ निश्चित तटों पर ही होती है। अपनी उत्पत्ति के पश्चात ये कई दिनों तक बनी रहती हैं। इसका संबंध महासागरों पर वायु दाब में होने वाले परिवर्तन से है। यानी जो रोलर तरंग होती हैं, इनका संबंध जो है वो महासागरों पर वायु दाब के में होने वाले परिवर्तन से प्रभावित होता है, और इनका प्रभावित क्षेत्र जो है वो हजारों किलोमीटर दूर तक होता है। नेक्स्ट है भूकंप एवं ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप महासागरों में उत्पन्न होने वाली तरंगों को सुनामी कहा जाता है। भूकंप एवं ज्वालामुखी क्रिया से महासागरों में जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उन्हें सुनामी कहा जाता है। तरंगों की विशेषताएं हम लोग देखते हैं। तरंग की ऊंचाई, श्रृंग, तरंग की लंबाई, गर्त और किनारों पर कम तरंग लंबाई, जल की वृत्ताकार गति है ये, जल की गहराई कम होने पर कक्ष का इलिप्स में परिवर्तन। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ज्वार भाटा। ज्वार भाटा के अंतर्गत सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के नियमित रूप से ऊपर उठने एवं नीचे गिरने की क्रिया को ज्वार भाटा कहा जाता है। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? संयुक्त परिभाषा अगर देखी जाए ज्वार भाटा की, तो सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के नियमित रूप से ऊपर उठने एवं नीचे गिरने की क्रिया को जो है वो ज्वार भाटा कहा जाता है। और ज्वार अगर किसे देखा जाए तो सागरीय जल के ऊपर उठने की क्रिया को ज्वार और नीचे गिरने की क्रिया को वो भाटा कहा जाता है। नेक्स्ट है चंद्रमा सूर्य से आकार में छोटा होने के बावजूद जो है वो अपेक्षाकृत अधिक नजदीक होने के कारण सूर्य की तुलना में अधिक आकर्षण बल पृथ्वी पर डालता है। चंद्रमा जो है आकार में सूर्य से छोटा होने के कारण अपेक्षाकृत लेकिन अधिक नजदीक, सूर्य से अधिक नजदीक होने के कारण जो है अगर तुलना की जाए तो आकर्षण बल की शक्ति जो है वो पृथ्वी पर ज्यादा पड़ती है। चंद्रमा की ज्वारो उत्पादक शक्ति जो है वो सूर्य की तुलना में 2.17 गुना है। चंद्रमा की ज्वारो उत्पादक शक्ति जो है वो सूर्य से अधिक 2.17 गुना है। अर्थात चंद्रमा सूर्य की ज्वारो उत्पादक शक्ति में 11:5 का अनुपात पाया जाता है। अगर अनुपात में देखा जाए तो चंद्रमा में जो है सूर्य की अपेक्षा जो है ज्वारो उत्पादक शक्ति में वो 11:5 का अनुपात पाया जाता है। पृथ्वी की सतह केंद्र की अपेक्षा चंद्रमा से लगभग 6400 किलोमीटर नजदीक है। पृथ्वी की सतह केंद्र की अपेक्षा अगर देखा जाए तो चंद्रमा से लगभग 6400 किलोमीटर नजदीक है। अतः पृथ्वी के उस भाग में जो चंद्रमा के सामने स्थित है आकर्षण का प्रभाव अधिकतम होता है एवं उसके पीछे स्थित भाग पर यह प्रभाव न्यूनतम होता है। पृथ्वी की सतह जो है वो लगभग हमारी 12,800 किलोमीटर का व्यास है। और केंद्र से अगर देखा जाए तो चाहे आप पश्चिमी केंद्र से पश्चिमी सतह लें या पूर्वी सतह लें, तो अगर दोनों को विभाजित किया जाता है तो 64 किलोमीटर होता है। तो केंद्र से सतह की दूरी जो है वो चंद्रमा से कम होगी। अतः पृथ्वी के उस भाग में जो चंद्रमा के सामने स्थित होता है और नजदीक भी हो जाता है, आकर्षण का प्रभाव जो है वो अधिकतम होता है एवं इसके पीछे स्थित भाग
पर यह प्रभाव न्यूनतम होगा। फलस्वरूप चंद्रमा के सामने स्थित पृथ्वी का जल ऊपर खिंच जाता है। फलस्वरूप क्या होता है, जो चंद्रमा के सामने वाला भाग होता है स्थित, वो पृथ्वी के जल को ऊपर खींचता है, जिसके फलस्वरूप वहां ज्वार आता है। इस स्थान के ठीक पीछे स्थित भाग में भी अपकेंद्रीय बल के कारण ठीक उसी समय अप्रत्यक्ष ज्वार आता है। ज्वार के समय पृथ्वी के अन्य भागों का जल खींचकर चले आने से दोनों ज्वार वाले स्थानों के बीच के भागों में समुद्र तल सामान्य तल के से नीचे चला जाता है। ज्वार के समय पृथ्वी के अन्य भागों का जल जो है वो खींचकर चले आने से दोनों ज्वार वाले स्थानों के बीच के भागों में समुद्र तल सामान्य तल से नीचे चला जाता है, जिसे वहां भाटा उत्पन्न होता है। प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण आता है। प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है, और यह जो है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा एक रेखा में होते हैं तो दोनों की आकर्षण शक्ति जो है वो सम्मिलित रूप से कार्य करती है, जिसके कारण ज्वार की ऊंचाई अधिक होती है। जब सूर्य एवं चंद्रमा एक रेखा में होते हैं तो दोनों की आकर्षण जो है वो आकर्षण शक्ति सम्मिलित रूप से कार्य करती है, यानी प्लस हो जाती है दोनों की शक्तियां, जिसके कारण जो है वो ज्वार की ऊंचाई अधिक होती है। इसे बृहत ज्वार कहा जाता है, और इस ज्वार को जो है वो बृहत ज्वार कहा जाता है। यह ज्वार साधारण ज्वार की अपेक्षा 20% अधिक ऊंचा होता है। यह स्थिति प्रत्येक अमावस्या एवं प्रत्येक पूर्णिमा को होती है, यानी बृहद ज्वार की स्थिति जो है वो प्रत्येक अमावस्या एवं प्रत्येक पूर्णिमा को बनती है। प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी को सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा समकोणीय स्थिति में होते हैं। प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी को सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा समकोणीय स्थिति में होते हैं, तो फलस्वरूप सूर्य एवं चंद्रमा के ज्वारोत्पादक बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिसके कारण सामान्य ज्वार से भी नीचा ज्वार आता है। इसे लघु ज्वार कहा जाता है। सामान्य ज्वार से 20% नीचा होता है। इस समय भाटा की ऊंचाई सामान्य भाटा से कम होती है। इसके फलस्वरूप ज्वार एवं भाटे की ऊंचाई का अंतर काफी कम रहता है। प्रत्येक स्थान पर सामान्य तौर पर दिन में 2 बार ज्वार आता है, एक बार चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण एवं दूसरी बार अपकेंद्रीय शक्ति के कारण। प्रत्येक स्थान पर सामान्य तौर पर 2 बार ज्वार आता है, और यह ज्वार जो 2 बार आता है इसका प्रमुख कारण जो है वो एक बार चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, और दूसरी बार उसी स्थान पर जो ज्वार आता है वो पृथ्वी के अपकेंद्रीय शक्ति के कारण होता है। यानी इसमें 2 पॉइंट्स महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के एक दिन में 2 बार एक स्थान पर 2 बार ज्वार आने का जो कारण होता है, एक बार चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और दूसरी बार पृथ्वी का अपकेंद्रीय शक्ति। क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, अतः प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के बाद ज्वार आना चाहिए, परंतु प्रतिदिन ज्वार लगभग 26 मिनट देर से आता है। इसका कारण जो होता है, चंद्रमा को अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करना है। ज्वार के 6 घंटे एवं 13 मिनट बाद भाटा आता है। ज्वार के जो है वो 6 घंटे एवं 13 मिनट के बाद जो है वो भाटा आता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर तीव्र गति से घूर्णन करती है एवं इस क्रिया में ज्वार तरंग को अपने साथ ले जाती है, परंतु चंद्रमा ज्वार तरंग को रोकता है। अतः चंद्रमा जिस समय किसी विशेष अक्षांश पर होता है, वहां पर
उसी समय ज्वार उत्पन्न नहीं होता, बल्कि कुछ समय बाद आता है। यह अंतराल बंदरगाह संस्थान कहलाता है। न्यूयॉर्क में बंदरगाह संस्थान समय का अंतराल जो है वो 8 घंटे 13 मिनट है। अपनी कक्षा में घूमते हुए चंद्रमा जब पृथ्वी के निकटतम स्थिति में होता है तो उसकी ज्वार उत्पन्न करने की शक्ति जो है औसत शक्ति से अधिक होती है, एवं ऐसी अवस्था में ज्वार आता है उसे समीप स्थित या भूमि नीच ज्वार कहा जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर हो तो उसकी ज्वार उत्पन्न करने की शक्ति कम होती है। ऐसे समय में जो ज्वार उत्पन्न होता है उसे दूर स्थित या भूमि उच्च ज्वार कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, कभी कभी एक विचित्र स्थिति भी आती है जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकट पहुंचकर सीधी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। इस स्थिति में सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति जो है वो सर्वाधिक होती है। ऐसी स्थिति में उत्पन्न ज्वार को सर्वोच्च ज्वार कहा जाता है, परंतु ऐसी स्थिति जो है वो हजारों वर्ष बाद आती है। नेक्स्ट है, चंद्रमा के डिक्लिनेशन के कारण जब इसकी किरणें कर्क या मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो उस समय आने वाला ज्वार जो है वो उष्णकटिबंधीय ज्वार कहलाता है। इस अवस्था में ज्वार एवं भाटे की ऊंचाई में असमानता होती है। जब चंद्रमा की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत रूप से पड़ती हैं तो उस स्थिति में ज्वार या भाटे की ऊंचाई में समानता आ जाती है। ऐसी अवस्था में आने वाले ज्वार को विषुवत रेखीय ज्वार कहा जाता है। जब किसी स्थान पर एक दिन में एक बार ज्वार भाटा आता है तो उसे दैनिक ज्वार भाटा कहा जाता है एवं 24 घंटे 52 मिनट के अंतर पाया जाता है। जब किसी स्थान पर दिन में 2 बार ज्वार उत्पन्न होता है तो उसे अर्ध दैनिक ज्वार भाटा कहा जाता है। यह 12 घंटे 26 मिनट के अंतर पर आता है। नेक्स्ट है, जहां महाद्वीपीय मग्न तट अपेक्षाकृत विस्तृत हैं वहां ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। जहां महाद्वीपीय मग्न तट अपेक्षाकृत विस्तृत हैं वहां ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। जब ये ज्वारीय उभार मध्य सागरीय द्वीपों से टकराते हैं तो इनकी ऊंचाई में अंतर आ जाता है। नेक्स्ट है, तटों के पास ज्वारनद व खाड़ियों की आकृतियां ज्वार भाटों के तीव्रता को प्रभावित करते हैं। तब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों तथा ज्वारनद मुखों से गुजरता है तो उन्हें ज्वारीय धारा कहते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा जो है वो कनाडा में फंडी के खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है क्योंकि वहां पर 2 उच्च व 2 निम्न ज्वार आते हैं। ब्रिटेन के साउथम्पटन में दिन में 4 बार ज्वार आता है क्योंकि ये दो बार इंग्लिश चैनल से होकर एवं 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पर वहां पहुंचते हैं। भारत के ओख में जो है 2.7 मीटर ऊंचाई वाले ज्वार आते हैं। नेक्स्ट है, ज्वार भाटा का महत्व क्या है। ज्वार भाटे के महत्व को हम लोग देखते हैं। यह नौ संचालन व मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है। ज्वार भाटा जो है नौ संचालन में व मछुआरों के उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है क्योंकि नौ संचालन में ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक महत्व है। दूसरा, यह तलछटों के
डेसिल्टेशन में मदद करती है तथा ज्वारनद मुख से प्रदूषित जल को बाहर निकालने में मदद करती है। ज्वार भाटे से क्या होता है, समुद्र का जो प्रदूषित पदार्थ होता है वो भी बाहर आ जाता है। यह समुद्र के सफाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, ज्वारों का उपयोग विद्युत शक्ति ज्वारों का उपयोग जो है वो विद्युत शक्ति बनाने में किया जाता है। जैसे कनाडा में, फ्रांस में, रूस में एवं चीन में सबसे ज़्यादा ज्वार से विद्युत उत्पादित की जाती है। भारत में पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन के दुर्गा दुआनी में 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत जो हैं। फर्स्ट है संतुलन सिद्धांत, ये सर आइजक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है सर आइजक न्यूटन। ज्वार भाटे की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। फर्स्ट संतुलन सिद्धांत, जिसे सर आइजक न्यूटन द्वारा दिया गया था। दूसरा है प्रगामी तरंग सिद्धांत, जिसे विलियम वेवेल ने दिया था। तीसरा है नहर सिद्धांत, जिसे जेवी एरी ने दिया था। चौथा है स्थैनिक तरंग सिद्धांत, इसे आर ए हैरिस ने दिया था। और पांचवा है गतिक सिद्धांत, इसे ललाप्स ने दिया था। तो फ्रेंड्स, यह हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियाँ। तो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।